हेलो लर्नर्स, ये हमारा नई सीरीज़ शुरू होती है जिसमें नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर को हम कवर करेंगे। ये काफ़ी बल्की बुक है तो इसमें चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, शायद 29 के करीब चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर बड़ा है। तो इसमें एक एक चैप्टर की काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी। तो इसमें मैं एक वीडियो सीरीज़ शुरू करूँगा कि वीडियो 1 वीडियो 2 इस तरीके से वीडियो वीडियो के नाम से ये अपलोड की जाएगी। तो ये पहला चैप्टर है जिसकी पहली वीडियो है, इसको हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो अब ये आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है, सबसे पहले वो बताते हैं हम। आर्किटेक्चर जो है वो एक लेटिन वर्ड टेक्टोन से बनता है। आर्किटेक्चर जो वर्ड है ये डेवलप हुआ है एक लेटिन वर्ड टेक्टोन से, जिसका मतलब है बिल्डर, मतलब जो कोई इमारतें बनाते हैं। वो जो सेकंड वर्ड है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड से बना है। स्कल्पचर जो है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड से बना है। जो इसका रूट वर्ड है वो है केल, जिसका मतलब है टू कट और क्लीव, मतलब किसी चीज़ को कट करके कुछ चीज़ पे बनाना। देखा होगा ना आपने, स्कल्पचर जो होते हैं उनको क्या होता है ना, बड़े से पत्थर को कट कर करके उसको शेप देते हैं, फिर वो मूर्ति हो जाती है। स्कल्पचर मूर्ति को कहते हैं बेसिकली। स्कल्पचर जो है ना वो थोड़ा छोटा होता है, मतलब छोटा पार्ट है एक आर्ट का। हालांकि आर्किटेक्चर जो वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, उसमें काफ़ी लोग शामिल होते हैं। स्कल्पचर को एक इंसान मिलके ही बना देता है। तो डिफरेंस अगर आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में देखा जाए तो सबसे पहला क्या भैया, साइज़ एंड स्कोप। आर्किटेक्चर का साइज़ जो होता है बहुत बड़ा होता है, पूरी बिल्डिंग को कहते हैं, पूरी बिल्डिंग बनाने में आर्किटेक्चर यूज़ होता है। स्कल्पचर क्या होता है, बस एक छोटी 3D डायमेंशन वर्क होता है। आर्किटेक्चर में क्या है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ में आती हैं, जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गया, गिलास, मेटल, सैंड, ईटीसी, कई सारे मटेरियल यूज़ होते हैं। लेकिन स्कल्पचर में, मूर्ति में तो एक ही मटेरियल से पूरा स्कल्पचर तैयार हो जाता है। थर्ड जो है, आर्किटेक्चर में क्या है ना कि एक स्टडी चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए। एक आर्किटेक्चर में एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है, इंजीनियरिंग चाहिए होती है, इंजीनियरिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जो एक डिटेल और एक्यूरेट मेजरमेंट करके पूरा आर्किटेक्चर सही से बनाए। कि ये होता है कि इस तरफ से दीवार इतनी ऊंची होनी है, ये दीवार ये सीधी होनी है, पूरी उस चीज़ के लिए एक मैथमेटिक इन्वॉल्व होती है आर्किटेक्चर में, ऐसे ही नहीं बन जाता। लेकिन स्कल्पचर में कोई ऐसा नहीं चाहिए, उसमें तो सिर्फ एक क्रिएटिव माइंड चाहिए जो अच्छी अच्छी इमेजिनेशन कर सके, जिसके माइंड में अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बनाते हुए पैदा हों, जिससे वो अपने स्कल्पचर को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाए। लेकिन अब हम तो इंडिया के बारे में बात करें ना, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करें, तो इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। इंडिया की जो आर्किटेक्चर है ना ये काफ़ी ज़्यादा इवोल्व हुई है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके बाद मौर्यन एम्पायर, उसके बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर, फिर गुप्त एम्पायर, फिर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर भी था। इसमें काफ़ी ज़्यादा मुगल्स आए, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, काफ़ी लोगों ने इंडिया पे कब्ज़ा करा था। तो अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग जगहों से आए थे, तो वो अलग अलग चीज़ें लेकर आए थे। तो इंडिया का जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इवोल्व हुआ है, टाइम के साथ वो चेंज होता रहा है, मिक्स होता रहा आपस में। तो उसके बारे में हम आगे बताते हैं कि द एमर्जेंस एंड डिके ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स, इन्वेजन ऑफ रूलर्स बिकेम इंडिजीनियस। वही जो चीज़ मैंने अभी समझा दी है। क्लासिफिकेशन अगर करें हम इंडियन आर्किटेक्चर की, तो वो होती है 5 भागों में। हड़प्पन आर्ट, सबसे पहले हड़प्पन आर्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला है, उसके बाद मौर्यन आर्ट, उसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्ट, उसके बाद गुप्ता एज, उसके बाद साउथ इंडियन आर्ट। फिर मेडिवल पार्ट में जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर थे उसमें दिल्ली सल्तनत आएगा, उसके बाद मुग़ल आर्ट आएगा। दिल्ली सल्तनत में कई सारी डायनेस्टीज़ हैं, जैसे खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, उसमें अलग अलग डायनेस्टी आएंगी, लोधी डायनेस्टी। उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया है उसमें है 2 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें है इंडो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल। अब ये क्या है कि भैया 9 तरीके से इंडिया का जो पूरा आर्किटेक्चर का जो सिस्टम है उसको 9 भागों में इन्होंने बांट दिया है। अब वो एक एक करके हम एक एक को क्लियर करके चलेंगे कि सबसे पहला जो है ना एंशियंट के बारे में बात करेंगे, एंशियंट के बाद फिर मेडिवल के बारे में बात करेंगे, फिर क्या मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो एंशियंट में सबसे पहला जो सबसे ही पुराना है वो है हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसमें क्या है कि एक सिविलाइजेशन जो था वो इंडस रिवर के पास, एक सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास बना था, करीब 2500 BC के आसपास।
तब थर्ड मिलेनियम बीसी भी बोला जाता है उसको। उसमें क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग बस गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है ये। आपने हिस्ट्री में इसके बारे में काफ़ी डीपली पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था। यहाँ पे हम पूरा सिविलाइजेशन के बारे में नहीं, लेकिन हम उनके सिर्फ उन्होंने क्या चीज़ बनाई थी, किस तरीके के घर थे, किस तरीके से वो रहते थे, हम उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में कितना डेवलप करा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ इस सिविलाइजेशन की जो सबसे पहले हमने एक साइट खोजी थी जिसका नाम था हड़प्पा। सबसे पहले हमें हड़प्पा मिली थी। अब वो कौन से ईयर में मिली थी? वो है 1921। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सबसे पहला जो शहर था हड़प्पा, वो 1921 में मिला था। तो इस वजह से इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडस रिवर के पास था। ए मार्क फीचर ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ विविड इमेजिनेशन आर्टिस्ट सेंस। इसमें इन्होंने क्या बनाए थे? वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर्स, सील्स, पोट्रीज एंड ज्वेलरीज बनाई थी। स्कल्पचर तो आपको पता ही है कि मूर्ति वगैरह जो होती हैं। सील क्या होता था ना, एक टोकन टाइप होता था, मतलब एक गोल या फिर अलग अलग शेप में एक मट्टी का या फिर टेराकोटा का अलग अलग चीज़, अलग अलग एक टोकन टाइप होता छोटा सा। वो अलग अलग कामों में यूज़ होता था। मतलब कोई उसको ताबीज़ वाबीज़ में करता था, कोई उसको ट्रेड एक तरीके सिक्के के रूप में यूज़ करता था। वो आगे उसका बिल्कुल टॉपिक आएगा जिसमें हम उसको पूरा क्लियर करेंगे। पोट्रीज़ तो आपको पता ही है कि मटके वगैरह जो ये बर्तन वगैरह बनाते थे। उसके बाद ज्वेलरीज, उस टाइम पे मतलब इतने पुराने ज़माने में भी ना इनको ज्वेलरी का शौक़ था, इनको सज धज के रहने का शौक़ था। हड़प्पा के बाद जो साइट निकाली गई थी उसका नाम था मोहनजोदड़ो। ये दो साइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया था। इनके टाइम पे ना एक नेटवर्क था, मतलब रोड्स वगैरह भी थे, घर भी बहुत अच्छे थे, 2 स्टोरी हाउस, और उनमें स्टेयर्स वगैरह भी थी, और ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब इन्होंने नाली वगैरह बना रखी थी जिसमें सीवर तक बना रखे थे इन्होंने, गड्ढे, मेन होल सब बना रखे थे। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करी थी इन्होंने। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो अलग अलग नाम है, जैसे हड़प्पा, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। आपको इनके बारे में इतना याद नहीं करना, बस ये याद करना है नाम और किस जगह पे। जैसे हड़प्पा पाकिस्तान, और इनकी कुछ मेन चीज़ें, जैसे हड़प्पा में ना एक हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज ये पाई गई थी। आपको बस यही 3 याद रखनी है, और एक ये याद ज़रूर करना है कि कौन से रिवर के पास है। हड़प्पा पाकिस्तान, रिवर रावी, और पाया क्या गया था यहाँ पे? 6 ग्रेनरीज विद बिग प्लेटफॉर्म। ये जो मेन चीज़ वहाँ पे पाई क्या गई थी, और ये कौन से रिवर के पास है, अब कौन से देश में है, कौन से ईयर में पाए गए थे, ये सब चीज़ें याद रखनी। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, रिवर कौन सी है? इंडस है। इसमें क्या पाया गया था? ग्रेट बाथ, सिटाडेल, ग्रेट ग्रेनरी। ये बस इसमें फ़िलहाल तो बस ये एक डांसिंग गर्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पशुपति की सील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरा है धोलावीरा, ये कहाँ पे? गुजरात में। इसमें सिर्फ ग्रेट वाटर रिजर्वायर, इसके सिवा ऐसी कोई इसमें इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है नहीं। उसके बाद लोथल, ये कहाँ पर है? इसको बोला जाता था, लोथल के बारे में ये याद रखना है कि इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था। ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स वगैरह थे, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ वगैरह थी उस टाइम पे भी। अब राखीगढ़ी, रोपर, कालीबंगन, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी भैया इंपॉर्टेंट तो सभी है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे जितना हो सके उतना याद रखो। इनके एटलीस्ट नाम और जगह तो याद ही रखना है। अब आर्किटेक्चर कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हम उसके बारे में बात करते हैं। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। टाउन प्लानिंग जो थी ना उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एक सेकेंड, टाउन प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी थी। एक रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न चल रहा था, मतलब जो रोड वगैरह थे वो ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं थे, वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थे। तो एकदम से एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रखे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, पूरा टाउन जो था ना काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ था। और जो रोड्स थे वो कट कर रहे थे, जैसे गली वगैरह उन्होंने बनाई थी, ऐसे नहीं थी कि वो यूं ही मुड़ रही थी, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल पे वो कट कर रही थी। दो रोड्स वगैरह थे वो अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर रखे थे, और उनमें काफ़ी ज़्यादा हाउसेस थे, अपार्टमेंट्स थे, और मेन रोड भी थे वहाँ पे। जो
बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, जो बिल्डिंग्स पाई गई थी वो 3 तरीके की पाई गई थी। ड्वेलिंग हाउस जिनको बोलते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स बोलते थे, पब्लिक बाथ बोलते थे। पब्लिक बिल्डिंग जिसमें वो रहते थे, ऐसी ड्वेलिंग हाउस होता था। पब्लिक बाथ्स वो होता था जहाँ पे वो सब नहाया करते थे। उन्होंने जो ब्रिक यूज़ करी थी घर बनाने में, वो ऐसे ही नहीं थी कि मट्टी की ब्रिक्स, वो बर्नट करते थे उसको जला के, मड की मट्टी की जला के मजबूत करते थे, तब उससे घर बनाते थे। ऐसी कई सारे पूरे पूरे शहर जो पाए गए हैं आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनमें अभी तक भी जो ब्रिक्स है ना वो वैसी की वैसी हैं। इतनी मजबूत हुआ करती थी, बेक करके बनाते थे वो अच्छी तरीके से, उसको आग में जला के उसको पत्थर बना देते थे। लेकिन उनकी जो शहर था, मतलब उनका जो शहर था वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता था। सबसे पहले होता था सिटाडल, जो ऊपर होता था, और सबसे नीचे की तरफ होता था लोअर सिटी। अब ये सिटाडल और लोअर सिटी क्या होता था अभी मैं बताता हूँ। सिटाडल जो होता था ना वो वेस्टर्न पार्ट होता था, वो वेस्ट की तरफ होता था। जैसे जैसे इस तरफ वेस्ट होता है ना, तो वो इस तरफ होता था, ऊपर की तरफ वेस्ट की तरफ होता था, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, जैसे ग्रेनरीज होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, जो वहाँ के जो बड़े लोग थे, मतलब जो एक तरीके से शासन कर रहे थे। हालांकि राजा महाराजा नहीं होते थे इतने, लेकिन फिर भी जो मालदार लोग होते थे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे मोटे फैसले तो होते ही थे ना। होल्स थे जो उसमें बड़े बड़े पिलर्स से होल्स बने हुए थे, कोर्ट यार्ड थे, वो सब कहाँ पे होती थी, वो सिटाडल में होती थी। फिर नीचे की लोअर बिल्डिंग जिसमें मिडिल क्लास लोग रहते थे, ये इस तरफ होती थी, ये नीचे की तरफ होती थी, और ये ईस्टर्न पार्ट में होती थी। जो उस टाइम के जो रूलर्स होते थे और जो एरिस्टोक्रेट्स होते, बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती थी, वो इसमें ही रहते थे, सिटाडल में रहते थे। जो बिजनेसमैन होते थे, जो गरीब लोग होते थे, किसान, और जो मिट्टी के बर्तन सील्स वगैरह बनाते थे, वो नीचे की तरफ रहते थे लोअर क्लास में। अगर लोअर क्लास वालों को ऊपर जाना होता था पहले, तो उनको कोई परमिशन ही नहीं होती थी ऊपर जाने की। फिर भी अगर जाना था तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, उनको एक सील मिलती थी सिटाडल वालों की तरफ से, जो एक तरीके से टोकन होता था। जब वो जाते थे तो एक सिटाडल के जो गार्ड होता था उसको वो टोकन दिखाते थे, तब वो परमिशन देता था आगे जाने की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैली सिविलाइजेशन साइट्स डू नॉट हैव लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, इसमें टेम्पल्स वगैरह नहीं थे। जैसे हम अगर बात करें जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था और जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, उनमें क्या है ना कि उनमें टेम्पल्स वगैरह के स्ट्रक्चर पाए गए थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर था नहीं। इसमें सिर्फ वो चीज़ पाई गई थी जो उनके लोग, वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत में थी, मतलब नहाने के लिए, रहने के लिए, और जो किसान वगैरह होते थे वो स्टोर करते थे अपना खाना, अपने ग्रेन्स वगैरह जो होते थे, इसलिए उनके वहाँ पे गोदाम टाइप बना बना के रखते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते थे वो। तो उन्होंने जो स्टोरेज बना रखी थी ना, जिसमें वो अपने अनाज वगैरह ग्रेन्स वगैरह रखते थे, उसमें ऐसा भी एक फैसिलिटी दे रखी थी कि उसमें कोई भी पेस्ट, मतलब किसी भी तरीके का कीड़ा ना लगे, या फिर सीलन ना आए, या फिर कोई चूहा वूहा उसमें ना घुसे। इस तरीके की भी वहाँ पे फैसिलिटी थी। एक पब्लिक बाथ वहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस, एक हड़प्पन जो सिटी थी उसमें पब्लिक बाथ था, मतलब वो बहुत फेमस था। वहाँ पे क्या होता था, जब कोई फेस्टिवल टाइप वो बनाते थे तो वो पब्लिक बाथ में ही नहाते थे, और वहाँ पे ही कुछ जो उनके रिचुअल्स होते थे, कस्टम्स होते थे, उनको फॉलो करते थे वो पब्लिक बाथ में, जिसमें ये माना जाता है कि वो नहा के अपने आप को, एक तरीके से ये होता है ना, जो आजकल के लोग हैं गंगा नहा के आ जाते हैं, जो उन्होंने पाप करे होंगे वो धुल गए, इस तरीके की चीज़, इस तरीके की थिंकिंग्स उनके बीच में भी थी। एक ग्रेट बात हमेशा याद रखना, ग्रेट बात मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बात पाई गई थी, इसी तरीके की एक बात है, देखो नीचे डायग्राम भी बना रखा है। तो ग्रेट बात में क्या था ना, ये मोहनजोदड़ो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि ग्रेट बात कहाँ पे थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, ये रहा ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदड़ो। अब लोअर पार्ट में क्या होता था कि सिर्फ एक कमरे के हाउस होते थे, कहीं कहीं पे स्टेयर्स भी पाई गई थी, इससे ये पता चलता था कि हाँ 2 मंजिल भी होंगी। इसमें नॉर्मली जो वर्किंग क्लास के लोग थे सिर्फ वही काम करते थे, मतलब वही रहते थे। इसमें सब लोग घरों में प्राइवेट वेल्स, उनके अपने अपने कुएं भी देखे गए थे, बाथरूम्स भी देखे गए थे, और घर काफ़ी अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड थे कि उसमें हवा आती भी रहे और जाती भी रहे, एक तरीके से सफोकेशन क्रिएट ना हो। इस तरीके की चीज़ों पे भी वहाँ के लोग ध्यान देते थे। ड्रेनेज सिस्टम जो था ना वहाँ का बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, कि
वहाँ पे जो घर का जो पानी वगैरह होता था, जो घर की जो गंदगी होती थी, वो सब नालियों में जाती थी। और नाली जो थी ना, वो एक मेन ड्रेन से जाके मिलती थी जो मेन रोड पे था। और उन पे कवर थी, वो जो था ना ड्रेनेज सिस्टम, जो नाली वगैरह थी वो बिल्कुल कवर थी और कहीं कहीं से खुली थी ताकि उनको क्लीन कर सकें। सेस्पिट्स वर प्लेस्ड। सेस्पिट क्या होता है कि सेस्पिट वो होते हैं एक तरीके से, हमने देखा होगा हमारे यहाँ पे जब सीवर लाइन वगैरह होती है तो मेन होल के ऊपर जो ढक्कन रखे रखते हैं और मेन होल बनाए रखते हैं नीचे, तो आपने उसके नीचे देखा होगा एक गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं हम सेस्पिट। वो भी उस टाइम पे, इतने पुराने टाइम पे, करीब आज से 2500 BC, करीब आज से 4500 साल पुरानी बात है, तब भी ये सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ थी। तो वही काफ़ी मतलब ये पता पड़ता है कि वहाँ के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना पसंद करते थे। अब उस टाइम पे जो स्कल्पचर्स, मैंने आर्किटेक्चर की तो बात कर ली टोटल कि आर्किटेक्चर किस टाइप का पाया जाता था। अब अगर स्कल्पचर की बात करें तो थोड़ी सा हम एक दो टॉपिक स्कल्पचर के भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले सील्स मैंने आपको बताई थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सील्स अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़ की वहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली थी, जो कोई स्क्वायर में थी, कोई रेक्टेंगुलर में थी, कोई सर्कुलर थी, कोई स्टेलाइट से मिली थी। स्टेलाइट एक पत्थर का नाम है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उससे मिलके बनी थी। वो पत्थर कहाँ पे होता है ना, इतना सॉफ्ट होता है कि वो नदी का जो बेड होता है, जो कभी कभी नदियाँ सूखती हैं ना, जो उनके नीचे का पत्थर, जो नीचे जो ज़मीन, जहाँ जो नदियों का बेड होता है, तो वहाँ पे जो पत्थर पाया जाता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तभी तो नदी उनको तोड़ तोड़ के बहा के ले जाती हैं। तो उनसे वो सील्स बनाते थे, काफ़ी सॉफ्ट होता तो आसानी से बन भी जाती थी। सील्स जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी फेमस था और अलग अलग मटेरियल से बनता था। स्टेलाइट तो सबसे ज़्यादा फेमस था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता था। उसके बाद जो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक होते हैं, कोई गोल्ड से बनवा रहा है, कोई हाथी के दांत से बनवा रहा है, आइवरी बोलते हैं उसको, कोई कॉपर से बनवा रहा है, कोई टेराकोटा से बनवा रहा है, कोई चर्ट से बनवा रहा है, कोई अगेट से बनवा रहा है। अलग अलग मटेरियल की सील्स अलग अलग लोगों के पास हुआ करती थी। तो सील्स के ऊपर क्या होता था, अलग अलग तरीके की पिक्चर्स बनी होती थी, जो आज तक भी येट टू बी डेसीफर्ड का मतलब है, जो इनका आज तक हमें मतलब नहीं पता चला। डेसीफर्ड का मतलब होता है कि पिक्चर्स वगैरह जो पुराने ज़माने के टेक्स्ट हुआ करते थे ना, उनको उनको बताएं, उनको पढ़ के बताएं कि वो क्या मतलब होगा उनका। लेकिन ये अभी तक नहीं पता चला कि सील्स के ऊपर जो टेक्स्ट और सील्स के ऊपर जो पिक्चर्स बने थे उनका क्या मतलब हुआ था। जो राइट टू लेफ़्ट बाई डायरेक्शनल राइटिंग होती थी इनकी, मतलब एक तरीके से इस तरीके से लिखते थे कि जैसे मैं पहले राइट टू लेफ़्ट कुछ लिखूँगा, फिर नीचे से राइट लेफ़्ट टू राइट लिखूँगा, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर इस तरीके से इसको बोलते हैं हम बाई डायरेक्शनल राइटिंग। इस तरीके की राइटिंग उस टाइम पे वो किया करते थे सील्स पे। एनिमल के इंप्रेशन भी थे, जगह जगह पे सील्स पे देखा, कहीं पे कोई इंसान बन रहा है, कोई कहीं कोई एनिमल बन रहा है, ये सब चीज़ें जो थी सील्स पर पाई जाती थी। एनिमल्स जो थे, सबसे ज़्यादा फेमस एनिमल्स थे वहाँ पे राइनासोर्स, बुल, टाइगर, एलिफेंट, बफलो, बाइसन, गोट, ये सब थे। लेकिन उस ज़माने में गाय का कोई एविडेंस नहीं था, मतलब किसी भी जगह पे गाय की कोई इमेज या फिर कहीं भी, जितने भी स्कल्पचर, जितने भी टेक्स्ट, जितने भी मोन्यूमेंट में स्कल्पचर रखे थे, कहीं पे भी गाय के बारे में कोई जिक्र नहीं था। सील्स पे क्या होता था, एनिमल होता था एक साइड पे, या फिर कोई भी पिक्चर जो होती थी वो एक साइड पे होती थी, दूसरी साइड पे वो कुछ ना कुछ लिखते ही थे। और कोई कोई सील्स ऐसी थी जिनके जो थर्ड साइड होते हैं उस पर भी लिखा हुआ होता था। सम सील्स हैव इमेजिनेशन, जैसे थर्ड मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, इस तरीके से कोई कोइन होता है, कोइन के दो साइड होती हैं, जो बीच में जो उनकी जो बाउंड्री सी होती है। तो सील्स तो काफ़ी मोटी हुआ करती थी, कोइंस तो काफ़ी पतले होते हैं, तो उस पर हम कुछ लिख नहीं सकते। सील्स जो है ना काफ़ी मोटी हुआ करती थी, जैसे आज के टाइम पे सोप होती है ना, जितनी बड़ी होती हैं इतनी बड़ी हुआ करती थी, सोप्स के जितनी मोटी हुआ करती थी। तो इतनी उन पर साइड में, तीसरी साइड में भी कई जगह लिखा हुआ पाया गया था। सील्स का जो पर्पस था बनाने का, वो मान सकते हैं कि कॉमर्शियल था और कम्युनिकेशन में भी काम आता था। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ही था, मतलब वो था दूसरी जगह मेसोपोटामिया में, लेकिन वो भी तो एक तरीके से उसी ज़माने का था। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सील्स वहाँ पे पाई गई हैं। तो इससे पता चलता ही कहीं ना कहीं वहाँ के लोग, ये दोनों सिविलाइजेशन के लोग आपस में ट्रेड करते थे, मतलब आपस में जो है ना चीज़ें बेचा करते थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली चीज़ वहाँ बेच रही है और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाली यहाँ बेच रही है, तभी उनके सील्स आपस में थे तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह।
अब दूसरी चीज़ जो है ना, सील्स को वो लोग ताबीज़ के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। कोई बीमार हो गया भैया, उसको सील, कोई सील बना के पहना दी, एम्यूलेट्स। आइडेंटिफिकेशन, जैसे आज के टाइम पे आधार कार्ड होता है ना, उसी टाइम पे आइडेंटिफिकेशन के तौर पे भी सील्स को इस्तेमाल किया जाता था कि लोग बागों की आइडेंटिटी, अपना नाम, अपने ये सब चीज़ें लिखवा के अपने साथ लेके घूम रहा है। कहीं किसी को दिखाना पड़ गया, दिखा दिया। मैथमेटिकल इमेजेस भी कहीं पे मिली है और एजुकेशन पर्पस में भी कहीं मिला है। एक स्वास्तिका जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है ना स्वास्तिका, उसको भी पाया गया है। लेकिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सील्स जो है ना, उसमें सबसे वन है पशुपति सील, दूसरे नंबर पे यूनिकॉर्न सील। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सील है। पशुपति जो है ना, स्टेलाइट की बनी हुई है, मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, जिसके ऊपर ह्यूमन फिगर बने हैं। कुछ देवता हैं जो पलोथी मार के बैठे हैं, आलती पालती बोलते हैं ना, उसे मार के बैठे हैं। उसके 3 हॉर्न, मतलब पशुपति ने जो अपना कैप पहना हुआ है ना, उसमें 3 हॉर्न हैं। 3 हॉर्न मतलब जो सर पे सींग होते हैं ना, 3 सींग हैं और उनके चारों तरफ जानवर खड़े हैं, जिसमें एक हाथी, एक टाइगर जो लेफ्ट साइड में है, एक राइनोसोरस और बफलो जो है वो राइट साइड में है, और जो 2 एंटीलप्स हैं वो नीचे हैं, उनकी सीट के नीचे 2 एंटीलप्स हैं। ये आपको याद रखना है। पशुपति जो है ना, ये सील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पशुपति का नाम तो आता ही रहेगा काफ़ी क्वेश्चन में भी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जब भी पढ़ोगे तो पशुपति तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मदर गॉडेस है, वो भी एक तरीके से फीमेल डाइटी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्रोंज फिगर, द हड़प्पन सिविलाइजेशन सो ए वाइड स्केल प्रैक्टिस ऑफ ब्रोंज कास्टिंग जो था ना, वो सबसे ज़्यादा लोस्ट वेस्ट टेक्निक। अब मैं बताता हूँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था ना, उसमें सब बहुत ज़्यादा ब्रोंज की फिगर का यूज़ हुआ था। ब्रोंज फिगर मतलब ब्रोंज से वो एक स्कल्पचर बनाते थे, अलग अलग फिगर्स बनाते। अब वो कैसे बनाते थे, उनकी टेक्निक का नाम है लोस्ट वैक्स टेक्निक्स, और उसको बोलते हैं हम सायर पर्ड्यू भी बोलते हैं। अब ये लोस्ट वैक्स टेक्निक्स क्या होती थी, सबसे पहले वो क्या करते थे, वैक्स का एक वो बनाते थे, वैक्स का एक फिगर बनाते थे। वैक्स तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसका फिगर भी काफ़ी आसानी से बन जाता था, बहुत ईजिली। वो क्या करते थे, एक वैक्स मोम का एक फिगर बनाते थे, फिर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते थे क्ले की। अब एक बात बताओ, वैक्स के फिगर पे जब वो क्ले की लेयर चढ़ाएंगे तो क्ले तो हार्ड हो जाती है ना थोड़े टाइम बाद। जब वो क्ले बिल्कुल पत्थर बन जाती थी, तो वो उस वैक्स को, मतलब एक सेकंड में बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये उन्होंने कुछ फिगर बना दिया वैक्स का बना दिया, उसके ऊपर उन्होंने ये क्ले चढ़ा दी, क्ले की एक लेयर उन्होंने उसके ऊपर, वैक्स के ऊपर एक क्ले की एक लेयर चढ़ा दी। उसके बाद क्या है, ये चीज़ जो क्ले है ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा ना, और वैक्स क्या हो जाएगा, वैक्स तो सॉफ्ट ही रहता है, तो क्ले का एक कवर बन जाएगा जिसके अंदर वैक्स होगा। फिर नीचे वो क्या करेंगे, इस तरीके से एक छेद बना देंगे, और फिर उसमें क्या लगाएंगे, उसको रख देंगे हीट के ऊपर, आग के ऊपर रख देंगे, तो वैक्स पिघल के एक छेद से बाहर आके वो तो बिल्कुल अंदर से एकदम खोखला हो जाएगा, एक किले का कवर बन जाएगा जो अंदर से बिल्कुल खोखला रहता है। अब वो क्या करते हैं, उसमें ब्रोंज का जो लिक्विड ब्रोंज होता है, ब्रोंज को लिक्विड बना के वो उसके अंदर वो जो किले का कवर है उसके अंदर डाल देते हैं, तो जो भी शेप होती है ब्रोंज वो शेप ले लेता है, जो भी शेप का स्कल्पचर होता है ब्रोंज का बन जाता है वो। उसके बाद क्या होता है, क्ले का जब वो ब्रोंज सूख जाता है, जब वो ब्रोंज हार्ड हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, क्ले को निकाल देते हैं, क्ले का कवर जो होता है उसको तोड़ देते हैं, फिर उसको वॉश कर देते हैं, तो एकदम ब्रोंज का स्कल्पचर बन के निकल के तैयार हो जाता है। हालांकि इतनी पुरानी, आज से जिन्हें कितने हज़ारों साल पुरानी टेक्निक आज भी इंडिया में यूज़ होती है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी यूज़फुल भी है। अब इसका एग्जांपल जो है ना, ये जो सामने लिखा हुआ है ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। कहाँ पे मिला था ये, मोहनजोदड़ो में मिला था, और एक बुल भी मिला था, ब्रोंज का एक बुल मिला था जो कालीबंगन में मिला था। ये दोनों पॉइंट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं खुद में ही। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, टेराकोटा इमेजेस। टेराकोटा क्या होता है ना, कि वो फायर बेक्ड क्ले होता है, एक क्ले होता है जिसको वो गर्म करके उसको मजबूत बना देते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता था टेराकोटा। ब्रोंज
ब्रोंज़ का जो होता है ना, ब्रोंज़ का काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, काफ़ी मालदार होता था, उसको रईस लोग रखते थे। लेकिन टेराकोटा की जो चीज़ें होती थी ना, वो नॉर्मल वर्किंग क्लास के जो लोग होते थे वो काफ़ी यूज़ में आती थी और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती भी थी। इनको सबसे ज़्यादा पाया गया है गुजरात और कालीबांगन में। कालीबांगन जो है ना, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट है। इन दोनों साइट पे ये सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। ये टॉयज़ बनाने में, एनिमल के फिगर्स बनाने में और छोटी छोटी कार्ड्स बनाने में, जो बच्चों के खेलने के काम आते थे, पहिए बनाने में काफ़ी यूज़ होते थे। अब जो मैं बता रहा हूँ मदर गॉडेस की जो इमेजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पशुपति की इमेजेस, पशुपति सील इंपॉर्टेंट है, ऐसी मदर गॉडेस का जो स्टैचू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा जो है मास्को फोंडेटी, ये तो एग्जाम्पल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मदर गॉडेस है, ये टेराकोटा से बना हुआ है। मदर गॉडेस की जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस साइड से मिली है। ये क्या है, एक फ़ीमेल जो है वो नेकलेस वगैरह पहन के खड़ी हुई हैं और एक गिर्डल उन्होंने पहन रखा है, क्लॉथ भी पहन रखे हैं। उन्होंने हेड पे एक गियर पहन रखे हैं, हेड गियर बोलते हैं। और जो उनकी जो फिगर है वो क्रूडली और फाइननेस, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे है ना, एकदम फाइन होता है। जैसे कोई स्ट्रक्चर, कोई स्कल्पचर हम बनाते तो एकदम क्लियरिटी, एकदम सफाई से बनाते, वो ऐसी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा क्रूड है, उसमें फाइननेस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही जल्दबाजी में बना रखी हो। और उनको वहाँ के लोग जो थे ना, पशुपति और मदर गॉडेस को पूजा करते थे। उस टाइम पे इनको देवता मानते थे और उनको गॉडेस मानते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। हालांकि वहाँ के लोग तो पेड़ों को भी, आप कई सारी चीज़ों को गॉडेस मानते, हर चीज़ को ही गॉडेस मानते थे। लेकिन जो मेन जिनका फ़ोटो वहाँ पे पाया गया है वो है मदर गॉडेस और पशुपति। अब आगे पोट्री वाला सेक्शन भाई कल शुरू करेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये जो सीरीज़ है काफ़ी अच्छी होने वाली है और ये कंटिन्यू रहेगी एक के बाद एक। तो इसको जितना हो सके आप इसको सपोर्ट करें ताकि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें। थैंक यू सो मच।